अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बड़ी ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने टू डू लिस्ट बनाई है, ठीक है। ये मैंने इज़ा के टाइम पे भी बनाई थी क्योंकि ज़ैनब और फातिमा जो थी वो अपनी नानों के घर पैदा हुई थी, तो मुझे ऐसे कुछ भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी चीज़ पे, और मुझे कुछ भी प्री प्लान करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इज़ा जो है वो इस्लामाबाद में पैदा हुई थी और मेरे घर में सबने आना था इज़ा को देखने। तो इज़ा के टाइम पे भी मैंने सेम इसी तरह की लिस्ट बनाई थी और मैंने कामों को इसी तरह डिवाइड किया था, क्योंकि ऑफ कोर्स जब बेबी डिलीवर होगा 1-1.5 माह या एटलीस्ट 1 मंथ तो आपका वो रेस्ट पीरियड चलेगा, या फिर आप न्यू बेबी के साथ अपनी रूटीन को सेट कर रहे होंगे। रात में जागना पड़ेगा, दिन में आपको ऑफ कोर्स आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, बेबी की तरफ ज़्यादा आपकी तवज्जो होगी, तो घर निगलेक्ट हो सकता है। तो अगर हम पहले से ये सब चीज़ें प्लान करके रख लें तो फिर कोई ना तो गेस्ट जो भी आएंगे विजिटर्स उनको देखने में बुरा लगेगा, या हर चीज़ उनको प्रॉपर प्लेस पे मिलेगी। दूसरा ये कि आपको खुद भी इतना फिर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले टू डू लिस्ट में क्या है, हमने घर की जो है ना वो अच्छे से एक दफ़ा डीप क्लीनिंग कर देनी है। अगर आप खुद भी काम कर रही हैं या आपके पास मेड है तो उससे करवा लें। अगर आप खुद काम कर रही हैं तो इन सब कामों को आपने डिफरेंट डेज में, जैसे ही आपका 9 मंथ स्टार्ट हो रहा है तो आपने डिफरेंट डेज में इनको डिवाइड कर देना है। डेली के काम काज के साथ एक एक एक्स्ट्रा काम पकड़ लीजिएगा और उसको करते जाइएगा ताकि बर्डन भी ना हो, आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब ना हो और आपके काम भी हो जाए, ठीक है। तो डीप क्लीनिंग में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हम छत से शुरू करेंगे। हम फैंस की क्लीनिंग करेंगे, वॉल्स की क्लीनिंग करेंगे, जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो नेग्लेक्ट होते हैं या डेली बेसिस पे जिनकी डस्टिंग वगैरह नहीं होती उनकी डस्टिंग हो जाया करेगी। और उसके बाद फिर हम आएंगे जितने भी हमारे चीज़ें हैं वॉश वगैरह करने वाली, जस्ट कि हमारे कुशन्स होंगे, हमारे जो सोफ़ा कुशन्स होते हैं, फ्लोर कुशन है अगर आपके पास तो उनको उतार के एक दफ़ा वॉश कर लीजिएगा। तो ये है कि नीट एंड क्लीन सब चीज़ें हो जाएंगी। कारपेट अगर आपका धुलवाने वाला है तो किसी से धुलवा लें, अगर खुद धो सकते हैं तो धो लें। मैंने इज़ा के टाइम पे अपना कारपेट अकेले खुद वॉश किया था, तो ये प्रैक्टिकल है, लेकिन अपनी हेल्थ को आपने कंसीडर करना है। आप अपने आप को बेहतर जानते हैं कि कौन सा काम करने से आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, तो आप वो काम फिर बाहर से करवा लें या किसी को पे करके कारपेट वगैरह वॉश करवा लें, ठीक है। मेरे कारपेट्स जो हैं वो मैंने अभी रिसेंटली वॉश किए हैं, तो ऐसे मुझे ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कर्टन्स, अगर आपने काफ़ी अच्छे से कर्टन्स वॉश नहीं किए, मैंने छोटी ईद से पहले किए थे, तो दैट्स वाई मुझे रमज़ान से पहले, तो दैट्स वाई मेरे कर्टन्स ऐसे जितने डर्टी नहीं हैं तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके कर्टन्स वॉश करने वाले हैं तो इनको एक दफ़ा वॉश कर लें। उसके बाद ये विंडोज़, जितनी भी हमारी विंडोज़ होती हैं, ये जो आजकल की विंडोज़ हैं ना स्लाइडिंग वाली, इनमें डस्ट बहुत जल्दी फंस जाती है और इनको साफ करना बड़ा एक टायरिंग काम है और ये अच्छे से साफ भी नहीं होती डेली। आगे ग्रिल लगी होती है तो ग्रिल की वजह से इतनी हर्डल आती है कि वो अच्छे से साफ नहीं होती। तो खैर इनको मैं भी डेली बेसिस पे साफ नहीं करती, या वीकली या मंथली बेसिस पे करती हूँ। वीकली बेसिस पे तो मुझसे भी नहीं होती। तो बस हम फिर विंडोज़ को भी एक दफ़ा अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेंगे ताकि कहीं पे कोई जाला ना लगा रह जाए या कहीं पे भी कोई डस्ट वगैरह ना हो। एक दफ़ा हम अपनी तसल्ली कर लेंगे। तो इस तरह हम अपने कामों को डिवाइड कर सकते हैं। रोज़ 1 या 2 काम पकड़ लिए और आप थकेंगे भी नहीं, और ये कि आपका काम भी खत्म होता जाएगा। उसके बाद घर की क्लीनिंग होगी। किचन की क्लीनिंग एक सेपरेट टास्क है। तो आपने किचन की क्लीनिंग कैसे करनी है, इनसाइड कैबिनेट्स जो हैं आपके, ठीक है, उनको क्लीन करना है, देखना है कहीं पे कोई मिसमैनेज तो नहीं चीज़ें हुई, आपकी तरतीब तो कैबिनेट्स की नहीं ख़राब हुई, तो आपने उसको ठीक कर लेना है। अगर अंदर से तो ऐसे इतने डर्टी नहीं होते कैबिनेट्स, अंदर से डस्टिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है, तो उसको कर लें। उसके बाद जो आउटर साइड है, बाहर वाले जो उसके डोर्स हैं, उसको अच्छे से डीप क्लीन कर लें, किसी डिटर्जेंट से, स्प्रे से और माइक्रोफाइबर क्लॉथ से आप अच्छे से उसको साफ कर लें। ऊपर वाले कैबिनेट्स, नीचे वाले कैबिनेट्स, वॉल्स अगर गंदी हैं, आपका जो होती है होब होता है वो, आपका चूल्हा वगैरह अच्छे से आप उसको डीप क्लीन कर लें, तो आपकी
किचन की ऑलमोस्ट क्लीनिंग हो जाएगी। उसके बाद किचन में अगर कोई विंडो है आप उसको साफ कर लें, वॉल्स में अगर जाले शाले लगे हुए हैं उनको साफ कर लें, फ्रिज अगर क्लीन करने वाला तो एक दफ़ा फ्रिज की क्लीनिंग कर लें, और फिर हम फूड प्रिपरेशन करके रखेंगे ताकि कोई आने वाले जो गेस्ट हैं उनको हाफ डन एटलीस्ट फूड मिले। और वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि किस तरह मैनेज करना है और उसका क्या फ़ायदा होगा। तो फ्रिज को एक दफ़ा क्लीन कर लें ताकि फ्रिज में अच्छी जगह बन जाए, जो चीज़ें डिस्कार्ड करने वाली उनको डिस्कार्ड कर लें, और ये कि फ्रिज में फिर आप नई चीज़ें स्टॉक कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो भी रैक्स हैं, बर्तन धोने वाला रैक होता है, ठीक है, आपके वो जो आलू प्याज वगैरह रखने वाला रैक होता है वो अक्सर गंदे हो जाते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स प्याज वगैरह के छिलके गिरते रहते हैं और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो फिर उसको भी एक दफ़ा वॉश करवा लें ताकि आपका जो रैक है देखने वाले को बुरा ना लगे, और जो भी किचन में काम करे उसको किचन जो है ना वो नीट एंड क्लीन लगे। फिर एंड पे हम फ्लोर को अच्छे से वॉश कर लेंगे। अगर तो आप डेली बेसिस पे किचन का फ्लोर वॉश करते हैं तो ठीक है, और अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा करते हैं, 1 दफ़ा करते हैं, तो फिर भी उसको 1 दफ़ा अच्छे से वॉश कर लें। फ्रिज के ऊपर नीचे साइडों से अच्छे से क्लीन कर लें ताकि कहीं पे भी कोई गंद ना रह जाए। बाकी फिर आगे आगे से तो क्लीनिंग डेली होती ही होती है, ठीक है। तो इस तरह किचन की डीप क्लीनिंग हम कर लेंगे। आप चाहें तो इसका ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लिस्ट का, ताकि आपसे भी कोई चीज़ मिस ना हो और आपकी जो क्लीनिंग है ना वो अच्छे से हो जाए। उसके बाद आते हैं आयरनिंग पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आयरनिंग करेंगे। देखें ये भी काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको पता है कि अब आपकी ड्यू डेट जो है वो करीब है, तो उससे पहले मैंने भी इसी तरह किया था कि मैंने अपने बच्चों के सब नए पुराने रफ नीट सब कपड़े आयरन करके रख दिए थे ताकि मैं अगर रेस्ट पे भी हूँ तो जो भी बच्चों को हैंडल कर रहा है, जैसे मेरी अम्मी हैंडल कर रही हैं या इनकी पुप्पो या कोई भी जो भी आपके पास आपके हेल्प के लिए आया हुआ पर्सन, तो उसको उसका काम कम से कम हो। देखें किसी की यही बड़ी बात होती है कि कोई आके आपका टाइम जो है ना वो अच्छे तरीके से निकाल दे। तो इसका ये नहीं मतलब कि हम सारा बर्डन ही उस पर डाल दें और खुद हम रेस्ट करें। तो कोशिश ये करें कि जो भी आपके पास हेल्पर आ रहा है, फैमिली मेंबर है, कोई भी है, तो उसके आने से पहले आप हर चीज को इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करके रखें कि उसको मुश्किल ना हो और वो भी बेचारा जो पर्सन है ना परेशान ना हो, ठीक है। क्योंकि नए जब बेबी आता है उसके अपने ही काम होते हैं। फिर जो भी लाइक आप हैं, अगर आपने बेबी डिलीवर किया तो आपकी अलग फूड होगा, अलग डाइट होगी, तो उस हिसाब से फिर चीज़ों को मैनेज करना ना उस बंदे के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, आयरनिंग करके रख देनी अपने बच्चों के कपड़े सारे आहिस्ता 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 डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े प्रेस करके रखें ताकि फिर आने वाले पर्सन को मुश्किल ना हो, उसको हर चीज़ आयरन मिले और बस बच्चों को बाथ दिलवाएं और फिर उसको ड्रेस उसका चेंज करवा दें, ठीक है। इसी तरह अपने हस्बैंड के भी जितने भी ऑफिस वेयर है और घर के पहनने वाले कपड़े हैं, कोशिश करें उनको भी प्रेस करके रखें ताकि उनको भी 10-15 दिन एटलीस्ट कोई मुश्किल ना हो, उनको कपड़े अपने रेडी मिले, ठीक है। उसके बाद आपके जो ड्रेसेस हैं आपने रोज चेंज करने हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं और इस सिचुएशन में आपने डेली अपने कपड़े चेंज करने हैं, अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना है ताकि जो भी आपसे मिलने आ रहा हो उसको अच्छी वाइब्स आपसे आए। तो कोशिश करें कि अपने भी कुछ अच्छे कपड़े, मतलब जो भी आपने रूटीन में पहनने हैं वो आयरन हो और आप रेडी हो जाया करें डेली बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं फूड प्रिपरेशन। ये तो मस्ट है। देखिए जैसे मैंने बताया कि कोई आपकी तरफ अगर आ रहा है आपका टाइम निकलवाने के लिए और आपको हेल्प करने के लिए, तो कोशिश ये करें कि उसके आने से पहले आप कुछ चीज़ें इस तरह प्लान करें कि उसका काम कम से कम हो और आप लोगों का टाइम जो है ना इंजॉयबल गुजरे, ना कि बस काम करने में गुजरे। तो फूड प्रिपरेशन आप करके रखें ताकि किसी को फिर बाद में मुश्किल ना हो। अब फूड प्रिपरेशन में आप क्या क्या चीज़ें करके रख सकते हैं, देखें मैंने ईज़ा की दफ़ा भी ऐसे ही किया था, अभी भी मेरा ऑलमोस्ट यही मेन्यू है, थोड़ा सा चेंज हुआ है लेकिन मैं बता देती हूँ। कोफ्ते इतने कन्वीनियंट है ना बनाने, और अगर आप बना के इनके बॉल्स जो मीट बॉल्स होते हैं तैयार करके बना के फ्राई करके रख देना, तो जिस बंदे ने भी आना है ना उसने सिर्फ ग्रेवी बनानी है, उसके अंदर कोफ्ते डालने हैं और तकरीबन 15-20 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो
मैंने क्या करने हैं, कोफ्ते बना के रखने हैं, इनका बॉल्स बना के फ्राई करके मैं पैकेट्स में डाल के रख लूंगी। फिर जो भी आएगा पर्सन, जब बेबी होगा तो अगर जो भी किचन हैंडल कर रहा होगा उसने सिर्फ ग्रेवी बनानी है और मतलब उसका आधा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शामी कबाब भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। कोई भी आपके घर आ रहा है, आप उसको चाय के साथ पेश कर सकते हैं, चावल बनाएं साथ में, शामी कबाब हो, रायता हो, एक प्रॉपर लाइक लंच या डिनर बन जाता है, ठीक है। तो शामी कबाब मैं बना के रख लूंगी ताकि इससे सैंडविचेस बन सकते हैं, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो हम शामी कबाब बना के रख लेंगे। उसके बाद मैंने बर्गर की पैटीज बनानी है, ठीक है। बर्गर की पैटी ये है कि अगर कोई बड़ा खाएगा ठीक है, लेकिन अगर मेरे बच्चे जैसे अब आगे स्कूल जाएंगे तो उनके लंच बॉक्स के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। पैटी फ्राई की, बर्गर बन में डाला और उनका लंच रेडी हो गया, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई गेस्ट आ रहा है उसके आगे प्रेजेंट करने के लिए भी अच्छा है। तो मैं बर्गर पैटी भी बना के रख दूंगी। पिछली दफा मैंने क्या किया था, ज्यादा सारा चिकन लेके उसको मैरिनेट करके टिक्का मसाला डाल के तो रख दिया था स्टीम। लाइक कोई भी बंदा फ्रीजर से निकालेगा, उसको हल्की आंच पे चूल्हे पे रख देगा और एक डिश तैयार हो जाती है। तो आप स्टीम इस तरह करके चिकन भी ना मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो ये है कि कोई भी बस स्टीम को तो बस चूल्हा देगची में रखना है, चूल्हा चलाना है और आपको भूल जाना है, ठीक है। आधे घंटे में आपका स्टीम वो चिकन तैयार हो जाता है। तो इस तरह की कुछ चीजें ना आप प्लान करके रख सकते हैं ताकि जब गेस्ट आए तो भी परेशानी ना हो और आपकी मैनेजमेंट भी अच्छी हो जाएगी और लोग ये भी कहेंगे कि भाई आपने तो बड़ा अच्छा घर को ऑर्गेनाइज रखा है, किचन को ऑर्गेनाइज रखा है और बर्डन भी नहीं किसी पे डाला, ठीक है। तो इस तरह करके आप रख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, नगेट्स बना के रख सकते हैं। और वैसे भी मैं नगेट्स नहीं बना रही, लेकिन मैं फ्रोजन नगेट्स मैंने लेके आए हुए हैं क्योंकि मेरे बच्चे जो है नगेट्स खाते हैं। तो उनके लंच बॉक्स के लिए मुझे सोचना था। तो लंच बॉक्स या जो क्रेविंग होती है दिन में किसी भी टाइम बच्चों को, तो नगेट्स पड़े हों तो बहुत फायदा होता है। तो नगेट्स मैंने ला के रखे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रख लेनी है, ठीक है। ताकि जो भी बंदा कुकिंग कर रहा है, जितने दिन भी आपके पास 10-15 दिन रह रहा है, उसका काम जो है ना वो आसान हो जाए और वो आपको दुआएं देगा कि भाई आपने हम पे कोई बर्डन नहीं डाला, ठीक है। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रख लें, टोमेटो पेस्ट बना के रख लें और इसके अलावा चटनी बना के रख लें ताकि रायता बन सके। और बस एक क्यूब निकाला और उसको दही में डाला और आपकी चटनी तैयार हो गई। तो मतलब ये सब चीजें जो है ना प्लान करने से बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है और जो आपके पास आएगा बंदा उसका काम भी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो सबसे लास्ट चीज है जो आपने लास्ट में रखनी है और इम्पोर्टेंट भी है, आपने ग्रोसरी करनी है। अपने घर की ग्रोसरी कर लें, ठीक है। जो भी आप रूटीन में चीजें लाते हैं, ठीक है, चाहे बेसिक हैं चाहे लग्जरी आइटम्स हैं, कुछ भी है, अपनी प्रॉपर सारी ग्रोसरी कर लें ताकि बाद में आपको मसला ना हो। दूसरा ये कि ग्रोसरी आ जाएगी घर में तो आपने संभाल के रख लेनी है ग्रोसरी। तो ऑफ कोर्स आप के हस्बैंड भी कर सकते हैं, आप बेड पे भी हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन ग्रोसरी को संभालना भी एक काम होता है। तो आप ग्रोसरी पहले कर लें, ठीक है। और अपने जितने भी स्पाइस जार्स हैं जैसे नमक, मिर्च, मसाले, सबको फिल करके रख लें ताकि किसी को भी ढूंढने में परेशानी ना हो और किसी को मैनेज करने में परेशानी ना हो। आटे वाली बकेट में आटा डाल लें और चावलों वाली बकेट में चावल डाल लें और अपने जितने भी स्पाइस जार्स हैं वो सारे फिल करके रख लें। दालें, चावल, हर चीज जो भी आपको लगता है ना कि एक बेसिक जरूरत होती है और गेस्ट आएंगे, खाना शाना पकेगा, तो फिर उस हिसाब से ग्रोसरी करें और उनको फिल करके सारे डिब्बों को रख लें, ऑयल को फिल करके रख लें ताकि किसी भी कुकिंग करने वाले बंदे को ना हर चीज प्रॉपर प्लेस पे मिले और उसको आपको बार बार पूछना ना पड़े ये चीज कहाँ है, ये चीज कहाँ है, तो वो आसानी से तलाश कर ले। तो इस तरह आप अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ बर्गर की पैटी और साथ में कोफ्ते, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी और इसके अलावा उसको मैंने कैसे स्टोर करना है वो भी शेयर करूंगी। फिर कल मैं बनाऊंगी शामी कबाब क्योंकि ऑफ कोर्स थकना तो है नहीं, तो आज मैं ये 2 चीजें करूंगी। उसके बाद ये है कि बाकी फिर शामी कबाब कल बना लूंगी और कुछ बाकी फिर चीजें जो क्लीनिंग है वो भी मैं कल कर लूंगी। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने काम जो है खत्म करती रहूंगी। तो अब मैं बनाने लगी हूँ कोफ्ते और बर्गर पैटी, तो चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ चिकन पैटीज, ठीक है, बर्गर्स के लिए और बना के रख दूंगी।
ये काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगी। और ये कि निकाली और उनको गर्म किया और फिर उसका बर्गर बना लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिया है, ये चिकन है 1.5 जो ब्रेस्ट पीस होता है। ठीक है, और आप इसका साइज़ देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने लेना है, और आप एक भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बात रेसिपी की है और इसके इंग्रेडिएंट्स की है। बाकी ये है कि आप अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से ले लें। मैं ज़्यादा बना रही हूँ ताकि आगे से बच्चों के स्कूल भी ओपन हो रहे हैं, लंच में बनाने के लिए आसानी हो जाया करेगी। और इसको मैं फ्रीज़ करने का तरीका भी आपको बताऊँगी। इसके अलावा ये कि बना के रख दूँगी, घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो भी ये काम आ जाएगी। तो ये है जी चिकन हमारा। और उसके बाद जो इसमें चीज़ें डलेंगी, यहाँ पर मैंने लिया है 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज के, 4 से 5 हरी मिर्चें और एक पूरा बंच लहसुन का, और थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है। अच्छा, ये देसी स्टाइल की नहीं बनेगी, ये बिल्कुल लाइट सी बनेगी, जैसे हार्डीज के बर्गर्स होते हैं या जो पैटी वाले बर्गर होते हैं ना, जैसे बर्गर किंग और इस तरह के, उनका बड़ा लाइट सा बड़ा मज़े का फ्लेवर होता है। और उसको बैलेंस करते हैं सॉसेस के साथ, लाइक मेयो डालते हैं उसके अंदर। इसके अलावा आप उसमें बारबेक्यू सॉस, मस्टर्ड सॉस, चिली सॉस, इस तरह की सॉसेस के साथ उसको बैलेंस करते हैं, तो ये वो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। उसके बाद इसमें जाएगा नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। चिकन मेरा क्योंकि ज़्यादा है तो मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून इसमें डालूंगी ब्लैक पेपर, एंड तकरीबन इतना सा ही मैं इसमें नमक डालूंगी, ताकि क्योंकि इसी का फ्लेवर होना है। बाकी ये कि सॉसेस डलेंगी और चीज़ डलेगा, और हो सकता है इसमें कोई खीरा, टमाटर, जिसकी भी जो मर्जी होगी वो डालेगा, तो फिर ये है कि बैलेंस रहेगा टेस्ट और इसका फ्लेवर। बन भी डलेगा तो फीका फीका नहीं। चिकन को मैं मोटे मोटे चंक्स में काट लूंगी, क्योंकि हमने इसको करना है चॉप, और चॉप करने के लिए फिर थोड़े थोड़े मोटे मोटे होने चाहिए, वरना चॉपर लाइक ख़राब भी हो सकता है। उसके बाद पहले हम मसालों को करेंगे, फिर साथ चिकन डालेंगे और इसमें एग भी शामिल करेंगे, और फिर इसकी पैटीज बना के मैं रख लूँगी। सो अब इन सब चीज़ों को हम चॉपर में डालेंगे। अच्छा, पहले सब्ज़ी चॉप करने का मकसद ये होता है कि ये ना बड़ा फ़ाइन फिर हो जाता है। अगर चिकन पहले डाल दें या साथ में दोनों चीज़ें डाल दें, चिकन बहुत जल्दी ना चॉप हो जाता है, तो फिर सब्ज़ी के मोटे मोटे चंक्स रह सकते हैं। दैट्स वाई मैं हमेशा पहले सब्ज़ी करती हूँ, ताकि अच्छे से प्याज, लहसुन, अदरक बिल्कुल बारीक बारीक चॉप हो जाए। उसके बाद चिकन डालती हूँ और बस फिर थोड़ा सा चलाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चिकन वगैरह डाल दिया है। पहले सब्ज़ी डाली थी, चिकन के चंक्स मोटे मोटे कर लिए थे, डाल के उनको अच्छे से चॉप कर लिया। अब मैं एक एग डाल रही हूँ। एग से ये है कि बड़ी अच्छी बाइंडिंग हो जाती है, क्योंकि चिकन में फ़ैट तो होता नहीं है, तो एग जो है ना वो बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। तो बस वो सब चीज़ें मैंने अच्छे से चॉप कर ली हैं। अब इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें डालेंगी, नमक और काली मिर्च। और अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, उसको अपने हिसाब से आप कम, ज़्यादा, मीडियम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट में जब मैंने शेप बनानी है इसकी, तो उससे पहले मैंने फिर इसमें चिली फ्लेक्स भी थोड़ी सी ऐड कर दी थी। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी ये ना थोड़ा सा लूज़ है, इतना ज़्यादा ना थिक नहीं बनी इसकी ये जो मसाला है। तो मैंने क्या करना है, अब इसको थोड़ी देर के लिए हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, ये कि ये थोड़ी एक अच्छी सी शक्ल इख्तियार कर ले, फॉर्म पकड़ ले, फिर हम इसकी शेप वगैरह बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अब इसमें चिली फ्लेक्स डाल लिए थे, उसको मिक्स कर लिया था। फ्रिज में रखने से थोड़ा सा ये ठंडा हो गया, जिसकी वजह से ना अब ये हाथों में बड़े अच्छे से हैंडल हो रहा है। थोड़ा सा हम हाथों में पानी लगाते जाएंगे, इसकी पैटीज़ बनाते जाएंगे। अच्छा, सेम इसी प्रोसीजर से ना मैं नगेट्स की शेप दे देती हूँ। आप चाहें तो इसके नगेट्स बना के रख लें, इनको टिक्कियों के तौर पर बना के रख लें, थोड़े से दूसरे स्पाइसेस डालकर। तो सेम यही चीज़ है, आप अपनी कन्वीनियंट, जिस तरह आपको कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से आप, अगर आपने बर्गर पैटी नहीं बनानी तो आप इसके कबाब बना के रख लें, आप इसके टिक्कियाँ बना के रख लें, आप इसके छोटे छोटे नगेट्स बना के रख लें और मेहमानों को सर्व कर सकते हैं किसी भी तरह से। ठीक है, और कबाब बना के रख लें तो कबाब वाला सालन भी बना के बना सकते हैं। ग्रेवी बना ली, उसमें थोड़ा सा स्मोक दे दिया, तो कबाब को फ्राई करके तो आप किसी भी बैग में डाल के रख दें, और जब आपने सर्व
करना हो मेहमानों को तो फिर आप ग्रेवी बनाएं, कबाब उसमें डालें और फिर कोयले का धुआं दे दें तो बहुत मज़े की रेसिपी तैयार हो जाएगी। खैर अब मैंने इनको दे देनी है शेप और उसके बाद हम फ्रीज़र में रख देंगे। मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था ओवरनाइट। ये अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मैंने इसको फ्रीज़र से निकाला, 2 मिनट के लिए बाहर रखा, फिर छुरी की मदद से इसको ट्रे से अलग कर लिया, ठीक है। और अब हम इसको पैकिंग की तैयारी करेंगे। पैकिंग में आपने क्या करना है, आपने कोई भी शॉपर बैग ले लेना है जिसमें सब्ज़ी वगैरह आती है, लेकिन मेक श्योर साफ़ होना चाहिए बैग। उसको आपने इस तरह काट लेना है और उसके छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं। मकसद इसका ये है क्योंकि जो होगा बटर पेपर वो इसके साथ चिपकेगा और इसके अलावा आप क्लिंग फिल भी यूज़ करेंगे तो वो बड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसी तरह शॉपर को काट लेती हूँ, जो साफ़ सुथरे शॉपर होते हैं। अब एक एक आपने सबसे पहले नीचे शॉपर रखना है, फिर पैटी रखनी है, फिर शॉपर रखना है, फिर पैटी, ताकि ये एक दूसरे में जुड़े नहीं। और ये जब आप इनको फ्रीज़र से निकालेंगे ना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, जितना भी मेरा मिक्सचर था ना, मेरी 16 के करीब पैटीज़ बनी है, ठीक है। तो नगेट्स बनाएंगे तो ऑफ़ कोर्स वो बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो दूसरा ये कि अगर टिक्कियाँ बनाएंगे या कबाब भी अगर आप छोटे छोटे गोला साइज़ के बनाते हैं तो वो भी काफ़ी क्वांटिटी में आपके बन जाएंगे। बस अब हम इसको रख देंगे फ्रीज़ करने के लिए। हमारी ये डिश अब जी मैं बनाने लगी हूँ कोफ्ते, ठीक है। चिकन के कोफ्ते हम बनाएंगे और बड़े मज़े के बनेंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं, सेम रेसिपी फॉलो करनी है। बीफ में तो बहुत मज़े के बनते हैं लेकिन हम नहीं खाते। खैर यहाँ पर भी मैंने अगेन चिकन लिया है 1.5 चिकन जो ब्रेस्ट पीस होता है, ठीक है। और इसका साइज भी अच्छा खासा है तो दैट्स वाई फिर आपने उस हिसाब से ले लेना है। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगी ताकि एक दफ़ा बना के रख लूँगी, फिर जब बेबी आएगा तो ऑफ कोर्स ये कोफ्ते के बॉल्स बने होंगे, फ्राई हुए होंगे और मतलब आधा काम हुआ होगा। फिर कोई भी मेरे पास हो, अम्मी या मेरी सिस्टर इन लॉ, तो वो ये है कि ग्रेवी बनाएंगे और उसमें कोफ्ते डाल देंगे, ठीक है। तो करना आपने क्या है, चिकन मैंने ले लिया है, आप इसकी जगह बीफ भी ले सकते हैं। और इसमें डलेगा, ये मैंने 3 प्याज लिए, मेरे पास प्याज छोटे छोटे थे, दैट्स वाई मैंने 3 लिए हैं। चिकन का साइज भी ज्यादा है, दैट्स वाई। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली हैं तकरीबन, ये देखें इतना सा मैंने इसमें अदरक लिया है, ठीक है। और ये 1.5 इंच का होगा पीस, उसको मैंने काट लिया है। ये पूरा 1.5 बंच मैंने लिया है लहसुन का और 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इसमें अभी मसाले भी डालेंगे क्योंकि कोफ्ते जो पहले मैंने पैटीज बनाई हैं वो तो बड़ी लाइट सी बनाई है ना, तो जो कोफ्ते होते हैं वो थोड़े चटपटे से होंगे, थोड़े स्पाइसी होंगे, तो उसमें फिर हम उस हिसाब से मसाले डालेंगे, ठीक है। तो अभी मैं चिकन को अगेन छोटे छोटे पीसेस कर लूँ, इसको मैं करती हूँ और फिर आपके साथ प्रोसीजर जो नेक्स्ट है वो शेयर करूंगी और कौन कौन से स्पाइसेस इसमें डलेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसका भी सेम वही प्रोसीजर है कि आपने सबसे पहले सब्जियां चॉप कर लेनी हैं, उसके बाद आपने फिर इसमें चिकन डाल लेना है। और कोफ्तों में मैंने 2 अंडे डाले हैं, ठीक है। अगर आप बीफ का बनाते हैं तो बीफ में ऑफ कोर्स थोड़ा फ़ैट होता है, आप लेकिन बीफ के भी बनाएं तो उसमें ज़रूर मेरे कहने पे आप एक एग शामिल कर लिया करें। चिकन का बना रही हूँ कोफ्ते तो मैंने फिर इसमें क्वांटिटी मुझे ज़्यादा लगी तो इस वजह से फिर मैंने 2 एग्स इसके अंदर शामिल कर दिए थे। और ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है, मैंने कोफ्ते बनाने उन्हीं से सीखे, वो बहुत मज़े के बनाती थी कोफ्ते। और अगर आप चाहें तो इसको नरगिसी टच देने के लिए नरगिसी कोफ्तों की भी सेम यही रेसिपी होगी। बस आपने क्या करना है, अंडे बॉईल करके रख लेने हैं, उसके ऊपर आपने इसकी कोटिंग कर देनी है चिकन का, जो आपने मसाले डाल के सारी वो एक मिक्सचर बनाया होना है, और फिर उसको फ्राई कर लें। और जब पेश करने हैं आपने तो उसको काटने हैं दरमियान से, ठीक है, तो वो बड़े खूबसूरत लगते हैं, तो आपके वो नरगिसी कोफ्ते बन जाएंगे। इंग्रेडिएंट है ना कोफ्तों में, ये भुने हुए चने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर मज़ा नहीं आता, ना ही चनों कोफ्तों का सही जायका आता है। तो ये मैंने तकरीबन आधी प्याली ले ली है, ठीक है। छिलका आपने उतार लेना है और इसको हम कर लेंगे ग्राइंड, ठीक है। उसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, ठीक है, ये 1 टीस्पून के करीब मैंने ज़ीरा ले लिया है और 1 टीस्पून के करीब ही हम इसमें खुश्क धनिया डालेंगे। इन सब चीज़ों को इकट्ठे डालने का मकसद यही है कि ये सारी चीज़ें फिर फ्रेशली ग्राइंड हो जाएंगी, जिससे इसका फ्लेवर फिर बहुत ज़्यादा अच्छा है।
इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से ग्राइंड करूँगी। और धनिया और जो ज़ीरा है ना फ्रेशली ग्राइंड करने का तो उसका जायका ही और होता है, ठीक है। तो बस इसके अंदर हम डाल देंगे और बाकी हम स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में हमने इसके अंदर क्या डालना है, इसमें हम 1 टीस्पून से थोड़ा सा ऊपर मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब भर कर गरम मसाला, 1 टीस्पून भरकर सुर्ख मिर्च और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ऊपर मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, ठीक है। बस हमने ये सब चीज़ें डालनी हैं, बाकी 2-3 चीज़ें हमने पहले डालनी हैं। एग डाल लेना है और बस इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर आपने इसको चाहे ठंडा होने के लिए रख दें, चाहे फ़ौरन ही आप इसको फ्राई करना शुरू कर दें, ठीक है। तो मुझे 1 एग पहले मैंने डाला, मुझे कम लग रहा था, फिर मैंने 1 एग और इसके अंदर शामिल कर लिया था। अब मैं सारे कोफ्तों को फ्राई कर लूँगी। अच्छा, फ्राई करने से क्या होता है, कुछ लोग फ्राई नहीं करते, लेकिन मेरी जैसे मदर फ्राई नहीं करती थी, ठीक है। लेकिन मुझे उनसे ज़्यादा अच्छे अपनी मदर इन लॉ के कोफ्ते लगे थे। ये आंटी जो थी मेरी, वो फ्राई करती थी और उनके बड़े मज़े के बनते थे। इससे ये होता है कि एक कोफ्तों की जो शेप होती है ना, वो बड़ी फर्म सी बन जाती है और वो डी शेप नहीं होते। दूसरा ये कि हाफ़ डन इसी में हो जाते हैं और फिर ग्रेवी में बड़ा कम टाइम लगता है। और तीसरा ये कि अगर आपने फ्रीज़ करके रखने हैं तो फिर आप इनको फ्राई करके रख लें। अगर फ्राई करके नहीं रखेंगे तो ऑफ़ कोर्स ये फ्रीज़र में ख़राब हो सकते हैं, डी शेप हो सकते हैं, आपस में चिपक सकते हैं। तो अगर आपने फ्रीज़ करके रखने हैं ना, तो फिर तो डेफ़िनेटली आप इनको फ्राई करके रखें, ये हमेशा अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो बस मैं अब इनको फ्राई करके रख, हल्की आंच पे मैंने इनको फ्राई किया है, यहाँ तक कि बस इनका कलर इतना डार्क ना हो लेकिन अंदर तक अच्छे से गल जाएँ। और चिकन है तो ये 5 मिनट लगेंगे, बड़े अच्छे गल जाएंगे। तो बस सारे मैंने कोफ्ते जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फ्राई कर लिए थे और फिर मैंने इनको ठंडा किया। 1-1.5 घंटा मैंने इनको बाहर रूम टेम्परेचर पे रखा है। और अब मैं इसमें डालूँ, जो भी आपका सीलिंग बैग है उसमें डाल लें, या आप किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख सकते हैं। लेकिन बॉक्सेस जो है ना वो फ्रिज में बहुत जगह घेरते हैं, दैट्स वाई मैं फिर इनको इसी तरह के पैकेट्स में डाल के रख लेती हूँ, तो बड़ी आसानी होती है। तो आज हमारे कोफ्ते भी तैयार हो गए हैं। ग्रेवी आपने इसकी अगर बनानी है तो आपने क्या करना है, एक प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक पानी में डालकर पतीली में डालकर रख देना है, उसको गर्म करना है। और जब वो गर्म हो जाए उसको थोड़ा ठंडा करके ब्लेंडर में ब्लेंड करके ऑयल में इसको भूनिएगा और कोफ्ते डालकर पानी डालकर रख दीजिएगा, आपके कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। तो बहुत ईजी प्रोसीजर है और ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी और बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। खैर, कोफ्ते हमारे हो गए हैं, अब मैं इसे फ्रीज़ कर लूँगी। आज मैंने चटनी भी साथ साथ ही बना ली थी, ब्लेंडर में धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें डालकर ब्लेंड कर लिया, उसको क्यूब्स में डाल लिया, ओवरनाइट रखा और आज सुबह मैंने इसको क्यूब से निकाल लिया था। और अब मैं इसको जो बॉक्स है इसमें डाल लूँगी। तो किसी ने भी अगर चटनी भी बनानी होगी तो बड़ा आसान है, एक क्यूब निकालें और उसको दही में डालें और आपका रायता भी तैयार है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।